नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनूप मिश्र आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः हम अब इसको एक प्रैक्टिस सेट के जैसे हल करते हुए चलेंगे। आपका भी क्विज अर्थात राजनीति विज्ञान के प्रश्नों के प्रति आपका रुझान बढ़ता जाएगा। तो पहले प्रश्न पे गौर करते हैं। पहला प्रश्न, राजनीति में संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? आप सबको बताना है, अपना अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत जयप्रकाश नारायण ने दिया था। मित्रों, ये बहुत ही राइट आंसर है, सही है। राजनीति विज्ञान में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अतः इस प्रश्न को जरूर आप सब लगाएंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान में जयप्रकाश नारायण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो हमेशा बहुत सारे कंपटीशनों में पूछा जाता है। अतः संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न, उस नेता का नाम लिखिए जिसने 1971 का चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा था। आपको बताना है कि 1971 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव कौन लड़ा था। तो इसका राइट आंसर है राजनारायण। राजनारायण जो थे वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध 1971 का चुनाव लड़े थे। और आप सभी जानते हैं कि बाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इनको अवैध माना। तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव किसने लड़ा था? राजनारायण ने लड़ा था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 का होता है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? आप सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। आप सभी जानते हैं कि 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन है, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ और एक तरह से कहा जाता है कि 1/3 अनुच्छेद इसमें संशोधित कर दिए गए। तो 42वां संवैधानिक संशोधन सबसे लघु संविधान के रूप में माना जाता है, यानी एक प्रकार से बहुत सारे संशोधन इसी में कर दिए गए। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत पहले क्या किया गया था? पहले था युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उपस्थित संकट काल। जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई उसका आधार था सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह था इसका आधार। और सशस्त्र विद्रोह के नाते इमरजेंसी काल लगाया गया, जो बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को हटा दिया गया और ये कहा गया कि, माफ़ी चाहता हूँ मित्रों, सशस्त्र विद्रोह बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया। जबकि पहले क्या किया गया? पहले आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इमरजेंसी काल घोषित किया गया था, जो बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जनता पार्टी की सरकार ने सशस्त्र विद्रोह के नाम से किया। तो ये बाद में ये सशस्त्र विद्रोह ये अब होने लगा, यानी सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं होगा तब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो मित्रों, अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति ही आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा करता है। आइए
आपातकाल, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन राज्यों में जीतने में सफल रही? किन राज्यों में जीतने पे सफल रही? तो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गुजरात और कर्नाटक, उड़ीसा और असम, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढने का प्रयास करिएगा मित्रों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन में से गलत कथन कौन सा है? आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। बिगड़ी, ये पूछ रहा है गलत गलत कथन। तो याद रहे मित्रों, गलत कथन पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है आपातकाल के बारे में। तो सीपीआई ने सबसे ऊपर देखते हैं, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया। ये सही है मित्रों, सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए, ये भी सही है। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई, ये गलत है मित्रों। तो इसमें इसमें ये गलत है, अर्थात बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये गलत है। ये सही है, मतलब अर्थात उस टाइम आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई नहीं थी, बल्कि ये अचानक में लिया गया इंदिरा गांधी का फैसला था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? तो आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। पहला है संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ये भी सही है, ये तो मेल खाता है। 1974 की रेल हड़ताल, ये भी मेल खाता है। नक्सलवादी आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। तो इसमें रेल हड़ताल जो है वो नहीं नहीं, रेल हड़ताल नहीं, इसमें होगा नक्सलवादी आंदोलन जो थे, ये इसमें आएंगे सही में, क्योंकि शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष निष्कर्ष तो था, ये सही है। लेकिन ये जो मेल नहीं खाता है ये है नक्सलवादी आंदोलन। तो नक्सलवादी आंदोलन ही मेल नहीं खाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में मेल बैठाइए। संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। छात्र आंदोलन छात्र आंदोलन छात्र आंदोलन जॉर्ज फर्नांडिस से है, और रेल हड़ताल बिहार से है। तो इसमें देखते हैं क का सेकंड पे गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी, छात्र आंदोलन का बिहार से है। मित्रों, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है, संपूर्ण क्रांति का, वो जयप्रकाश नारायण से है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी से है। और छात्र आंदोलन जो है, छात्र आंदोलन ये बिहार से है, और रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस से है। तो इस तरह से यह सही है। तो 9 का पहला सही है, अर्थात मित्रों पहला सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके किस न्यायमूर्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो इसमें 1973 में 1973 में जो जिनको किया गया था 1973 में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे ए एन रे जो थे, इनको बैठा दिया गया था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और कई सारे ऐसे न्यायाधीशों को जिनको जैसे एम एच बेग थे, ग्रोवर जे थे, इन सब को एक तरह से इग्नोर करके और ए एन रे को
बना दिया गया था मुख्य न्यायाधीश। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। 11 प्रश्न। सन 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? तो 1977 में सबसे पहला जो बने वो मुरारजी देसाई थे। आप सभी जानते हैं कि मुरारजी देसाई ही 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार था और जिसमें इंदिरा गांधी पराजित हुई थी। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम मुरारजी देसाई बने थे। प्रश्न नंबर 12। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है? तो बुनियादी ढांचा के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। बुनियादी ढांचा का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और इसने क्या दिया? बुनियादी ढांचा के रूप में दिया। तो बुनियादी ढांचा के रूप में क्या दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, अर्थात इसका पहला सही हो जाएगा केशवानंद भारती। मूल ढांचा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस राष्ट्रपति से मुलाकात की थी? तो आपातकाल लागू उनके की सिफारिश किसके द्वारा किया गया? तो आपातकाल लागू, ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूँ और इसका आंसर आप देंगे। तो इसका आंसर आप देंगे मित्रों, आप देने का कमेंट बॉक्स में लिखें, आप द्वारा देना है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताएं। अगला प्रश्न। किस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था? तो 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई सत्ता के जांच के लिए किया गया था। तो इसको शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। शाह जांच आयोग, याद रहे, इसको शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री के नाम से ये थे जगजीवन राम। याद रहे, जगजीवन राम, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जगजीवन राम ही श्रम मंत्री थे। अब आते हैं, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, नारा किस आंदोलन का है? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, नारा किस आंदोलन का है? तो संपूर्ण क्रांति बिहार आंदोलन में है, जिसमें जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में, जाना माना जो मैदान है गांधी मैदान, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होकर संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा वहीं पे दिया गया था। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। 25 जून 1975 घोषित राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीनों तक चला था? तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने तक चला था, ये आपके लिए प्रश्न है मित्रों, और इस प्रश्न को आप द्वारा होना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक अर्थात कांग्रेस जो लोकतांत्रिक है, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें मोरारजी देसाई और जगजीवन राम, ये दोनों लोग थे, लेकिन मोरारजी देसाई इसमें महत्वपूर्ण थे। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक में मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को 295 सीटें प्राप्त हुई थी। याद रहे मित्रों, 295 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी आई थी। निम्नलिखित में से कौन 1979 और 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो आप सभी जानते हैं
इसका आंसर आप खुद देंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप कितने देर में आंसर आप देते हैं, तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक रहे। मित्रों, आज हम 20 प्रश्नों को देखे हैं। अगला 20 प्रश्न और अन्य प्रश्न अब हम अगले दिन देखेंगे। बाकी जो प्रश्न छूट गए हैं वो आप उस पर कमेंट करके और बताएं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे थे और क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। कमेंट करके आप बताएं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।